मंच पर उपस्थित श्रीमान मुकुल कानिटकर जी, जो आज के मुख्य वक्ता भी हैं, आज के सत्र की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ उपस्थित श्रीमान अनज त्यागी जी, इसी तरह से आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं बहन मंजरी गुप्ता जी, यहाँ पर नाम में कुछ फ़र्क है, और उतने ही सम्माननीय सामने बैठे हुए बंधुजन और भगिनी। जैसा बताया कि अपने इस सारे कार्यशाला में पंच परिवर्तन के अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा हो रही है। इस समय का जो विषय है उन पांचों में से स्व, सामान्य एक समझ उसमें से उसके लिए शब्द चलता है स्वदेशी। ये हम लोगों ने जो पांच परिवर्तन में ये स्व रखा है, तो इसका थोड़ा सा पीछे करेंगे, क्योंकि वैचारिक पक्ष जो है उसके ऊपर तो मुकुल जी बहुत अच्छे ढंग से रखते भी हैं और रखेंगे भी सही। मैं उसका जो क्रियात्मक पक्ष है स्वदेशी वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा रखूँगा। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, इस स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर दिख रहा है? तो जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सामान्य भाषा में उसको क्रांति बोलते हैं, उसी समय पर ही स्वदेशी और ये स्व शब्द है। ऐसे राम जी के काल से ही है। राम जी ने जब रावण को मारा तो विभीषण ने कहा कि राम जी, इतने दिनों युद्ध किया है आपने, अब थोड़ी देर यहाँ विश्राम करिए। तो राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, क्या कहना है आपका? तो लक्ष्मण ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना, विभीषण कह रहे हैं हम अपना ही है, और सोने की लंका ऐसा बोला। तो वहाँ राम जी बोलते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, ये जो लंका है ये भले सोने की हो, भले विभीषण भी कह रहे हो, लेकिन मुझे रुचिकर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी प्रिय होती है। ये जो स्व का भाव है, ये जो स्वदेशी का भाव है, ये तब से है। और 1857 की क्रांति के समय ही पंजाब के कुका राम सिंह, उन्होंने इसको प्रत्यक्ष स्वदेशी के आंदोलन के नाते से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि जो डाक व्यवस्था है ये अंग्रेजों ने प्रारंभ की है, क्या हमारी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? और इसलिए अपनी व्यवस्था कोई हो तो उसके लिए कूक दे के एक प्रतीक स्वरूप उन्होंने शुरू किया, और अंग्रेजों की डाक व्यवस्था का उन्होंने बहिष्कार किया। वो तो खैर उन्होंने अंग्रेजों की बनाई हुई नहरों का पानी का बहिष्कार किया, इसलिए अपने कुएं से आज भी उनके जो अनुयायी हैं वो कुएं का पानी निकालकर पीने के अभ्यासी हैं। यही प्रक्रिया स्व जागरण की। स्व यानी मैं क्या हूं? हम परकियों का अनुकरण करें, परकियों के शासन में रहें, परकियों के की हुई पद्धतियों का अनुसरण करें, इससे कभी भी आप अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए जो पंच परिवर्तन जब समाज का हम लोगों ने करने के प्रक्रियाओं में आए, तो उसमें कहा कि ये स्व के भाव को जागरण करना, स्वदेशी को आग्रह करना, ये हमारा एक केंद्रीय विषय होना चाहिए। और ये प्रक्रिया, ये स्वदेशी का आंदोलन, ये स्वामी दयानंद सरस्वती बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब आनंदमठ उपन्यास लिखा और उसमें आज का जो अपना राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो उसका उद्बोधन किया। प्रत्यक्ष स्वदेशी एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के नाते से आया जब 1905 में बंग भंग हुआ। लॉर्ड कर्जन और उस समय के अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन, जिसका नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये इन सब लोगों ने किया। उस समय पर वंदे मातरम देश का ऐसा एक गीत होकर उभरा, वंदे मातरम ऐसा एक उद्घोष के नाते से उभरा,
सबको लगा कि पहली बार हम स्व का निर्माण कर रहे हैं। जरा ध्यान करना, उस समय पर भी स्वतंत्रता की डिमांड नहीं हो रही थी। जो स्वतंत्रता हमारे को 1947 में मिली, हम सब लोगों को तो मालूम होगा ही, वास्तव में तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी पहली बार लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में हुई है 1930 में। 1930 से पहले कांग्रेस भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रही थी। उससे पहले शब्द भी क्या चल रहे थे? शब्द चलता था स्वराज्य। स्वराज्य से पहले चल रहा था सेल्फ रूल, कुछ डोमिनियन स्टेट ऐसी हो रही थी। इस सारे का भी मूल कहां है? इस सारे का मूल स्वदेशी, और स्वदेशी से भी पहले स्व में है। स्व विचार है, स्वदेशी उसका प्रकटीकरण है। ये स्व की यात्रा है हमारी। अभी की माने तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उस समय कूका के आंदोलन से माने, और ये इस प्रकार से प्रारंभ होकर 1905 के से लेकर 1911 तक जो ये आंदोलन चला बंगभंग का, बंगभंग निरस्त हुआ। प्रथम स्वदेशी आंदोलन की विजय हुई, और ये स्वदेशी आंदोलन और स्व का भाव ये हमारे को स्वराज्य और स्वतंत्रता दिला सकता है। संपूर्ण देश में इसने विश्वास भर दिया। क्यों? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के किसी निर्णय को सफलतापूर्वक निरस्त करवाया, यानी भारत के स्व की जो बड़ी विजय हो गई। ये 1911 में जब बंगभंग निरस्त हुआ, संपूर्ण देश में ये आत्मविश्वास का संचार हो गया कि ओ नहीं, स्व के आधार पर अब हम स्वतंत्र भी हो सकते हैं। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने उद्घोष किया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। उस समय पर प्रथम बार इतना साहस देश में आया कि अंग्रेजों की बनाए हुए कपड़े, विदेशी कपड़ों की होली, पूना से लेकर दिल्ली तक इसका जलाने की प्रक्रिया हो गई। अन्यथा उससे पहले हम देखते हैं कि सारे देश के अंदर अंग्रेजों का जो आतंक था, उनके इतना बड़ा शासन के कारण से, उनके बनाई हुई किसी प्रक्रिया के ऊपर, उनकी बनाए हुए नीति के ऊपर या उनके शासन के खिलाफ बोलना, ये सामान्यतः दूसरे शब्द आता नहीं था। इसलिए स्व का जागरण, ये जो स्वदेशी आंदोलन बंगभंग वाला हुआ, उसके ऐसा आत्मविश्वास ऐसा हुआ कि फिर स्वराज्य और अंततोगता 1930 में स्वतंत्रता का क्या नाम है, पूर्ण प्रस्ताव लाहौर में जो प्रस्ताव हुआ रावी नदी के तट पर, उसका उद्घोषण हुआ कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उसका और वो भी भेजा था, प्रशंसा पत्र भी भेजा था कांग्रेस को कि हाँ, आपने पहली बार पूर्ण और अखंड स्वतंत्रता की मांग की है। 1947 हो गया, गांधी जी भी चरखा और स्वदेशी का सहारा चलाते हुए ले आए इस आंदोलन को। गांधी जी ने एक बहुत जबरदस्त काम किया कि जो स्व का भाव था, ये जो स्वराज्य की डिमांड थी, ये जो स्वदेशी का भाव था, स्वदेशी आंदोलन को बड़ी कुशलता से देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बदल दिया। चरखा जो उन्होंने चलाया और वो किया, तो बहुत लोगों ने पूछा कि चरखा से किससे होगा, लेकिन उनका कि इसके कारण से मैं एक एक बच्चे में, एक एक महिला में, एक एक पुरुष में स्व का भाव, स्वदेशी का भाव ये निर्माण कर रहा हूं। स्वाभाविक है, कोई गांव की महिला भी जब चकला को करती थी और चलाती थी, और जब खादी का वो बुनती थी, तो उसके दिमाग में मैं देश के लिए कुछ कर रही हूं, मैं अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े को नहीं, अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनूंगी। एक सामान्य बुजुर्ग महिला भी गांव में बैठी हुई भी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के अंग्रेजों के खिलाफ अपने आप को तैयार करने लगी। तो ऐसे स्वदेशी का आंदोलन चलता हुआ स्वराज्य और स्वतंत्रता के आंदोलन में बदल गया। 1947 में जो हुआ हम जानते हैं। उस समय कुछ समय लोगों को लगा कि अब तो स्वतंत्रता आ गई, स्व आ गया, सब कुछ आ गया, तो इसलिए सामान्य स्वदेशी आंदोलन भी ठंडा पड़ा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और विनोबा भावे जी, नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगड़ी, इन लोगों के ध्यान में आया
कि स्वतंत्रता ने स्वराज्य तो आया है, लेकिन हरेक जीवन के विषय में हम क्या हैं, हमारा मूल क्या है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा तो वही चली थी, इसलिए स्वतंत्र हो गया, राज्य अपने लोगों का द्वारा आ गया, किंतु समाज जीवन के प्रत्येक पक्ष में जो स्वदेशी का भाव, जो स्व का जागरण होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ है। तो केवल शासक बदल गए, प्रक्रियाएं वही चल रही हैं, कानून वही चल रहा है, व्यापार करने के ढंग वही चल रहे हैं, रीति रिवाज वैसे चल रहे हैं, सामान्य कार्यक्रमों में वैसे चल रहा है। वो होती है वही काले गाउन और वहाँ से ही शुरू होता है। हमारे बड़ी सबसे बड़ी एजुकेशन यूनिवर्सिटियाँ जो देती है वो सब वही सब कुछ चल रहा है। तो इन महापुरुषों ने भारत में कैसा स्व का जागरण होना चाहिए, तो इसलिए एक प्रखर आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति केवल वैचारिक से नहीं चलता, उसको कुछ ना कुछ प्रक्रिया देनी पड़ती है। और इसलिए 1985-86 के अंदर फिर से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो गया, उस समय पर डंकल वार्ताएं और गैट वार्ताओं की चर्चा आ गई। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, हम सब अधिकांश जानते होंगे, उससे पूर्व दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था को अगर दिशा देनी हो, सुदृढ़ करना हो, और मुझे केवल 2 ही शब्द प्रयोग करने हो, तो वो 2 शब्द हैं स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। उसी सूत्र को श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने आगे बढ़ाया, और जिस समय पर 1985-86 में भारत ने फिर से अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खोलना प्रारंभ किया, 1990-91 में इसके लिए गैट वार्ताएं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ शुरू हुआ, तो उसी समय पर स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ। उसका आर्थिक पक्ष क्या है, उसका एक लंबा इतिहास है, 33-34 वर्षों का, उसकी आज चर्चा नहीं मैं करता हूं। लेकिन सामान्य जन को स्वदेशी और स्व का अपने अंदर जागरण कैसे करना, तो 3 उसमें व्यक्तिगत रूप से मैं स्वदेशी का पालन करता हूं क्या, मेरे परिवार में होता है क्या, और मेरे कार्यस्थल पर होता है क्या। जब मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूं कि मैं स्वदेशी का पालन करता हूं, यानी क्या करता हूं, तो आजकल हम लोगों को भी जाना पड़ता है अलग अलग विश्वविद्यालयों में। तो मेरे को मेरे वरिष्ठ कर हैं हमारे कश्मीरी जी, वो कई बार टोकते हैं, सतीश जी आप स्वदेशी के प्रचारक हो, लेकिन आपकी भाषा में ही अंग्रेजी शब्द बहुत आते हैं। ठीक बात है, मैंने ध्यान किया, तो इसलिए अब कोशिश करता हूं, हालांकि पूरी तरह से नहीं हुआ है अभी वो ठीक। हमारे को अपनी भाषा पे क्यों नहीं गर्व होना चाहिए भाई। बड़ी बात क्या है कि हमारे दिमाग में लगता है कि अगर कोई बड़ी ऑडियंस बैठी है, अगर कोई विश्वविद्यालय का लोग बैठे हैं, कोई प्रोफेसर बैठे हैं, बाकी बैठे हैं, तो यहाँ अगर अंग्रेजी में ना बोला तो शायद लगेगा यार इसको तो कोई शायद अध्ययन नहीं है। अपनी भाषा हिंदी में बोलना या अपनी भाषा में बोलना लगता है यार इसका मतलब इसकी कोई स्टडी नहीं होगी ना, बेचारा देसी बंदा कोई आ बैठा है, जिम्मेवारी संगठन की मिल गई है, तो ऐसा होता है। और जब तक अंग्रेजी के 2-4 कोट नहीं किए, कोई पश्चिमी दार्शनिक को कोट नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया, तब तक लगता नहीं कोई विद्वान आदमी बोल रहा है। क्यों? एक हीन ग्रंथि लगातार 200-300 वर्षों से जो डाली गई। लेकिन मैं अभी परसों ही सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी दक्षिण अफ्रीका देशों में वहां कोई एक उसका उद्घाटन कर रहे थे, सामने ऑडियंस बैठी थी, दक्षिण अफ्रीका के राजदूत और ये वो सब लोग वहां पर, और प्रधानमंत्री जी भाषण किस में कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका नहीं शायद जर्मनी की है, जर्मनी में कोई अपना फेयर कोई ऐसा उद्घाटन का कार्यक्रम था, सारे के सारे गोरे अंग्रेज बैठे हैं, जर्मन बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी यहां से भाषण कर रहे हैं पूरा का पूरा हिंदी के अंदर। और हम लोग देखते होंगे ना भाई, प्रधानमंत्री जब न्यूयॉर्क में या वहां जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी 40-40 हज़ार की सभाएं की, अमेरिका के अंदर अमेरिकन ऑडियंस है, अधिकांश सारे अंग्रेजी में ही ज़्यादा अपने आप को सहज महसूस करते होंगे शायद, लेकिन तो भी अपनी भाषा के ऊपर क्यों नहीं गर्व होना चाहिए। और इसलिए पूरा का पूरा भाषण हिंदी में करना, और केवल वही नहीं, अपने संगठन के अधिकारी तो करते करते हैं, समाज में भी सबको करना, इसके ऊपर आग्रह रहता है कि नहीं, और इसका अपना उदाहरण से प्रस्तुत करना, अपनी स्वभूषा। मैं अभी आया तो अभी शायद एक बहन जी, शायद आप कहते कौन कह रहे थे
कि हाँ आज लग रहा है आज स्वदेशी का विषय है। कौन कर रहा था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या था, क्या नाम है, मुकुल जी ने धोती पहनी थी, मैंने धोती पहनी हुई थी, संयोग से ऐसा। मुकुल जी तो 100% मेरे ख्याल धोती ही पहनते हैं, मैं बीच में है 99%। अच्छा 1-2% गड़बड़ कभी पकड़ ना ले कोई। तो क्या नाम है, मैं बीच में पजामा भी पहनता हूँ और धोती तो चलो खैर है ही है। लेकिन उनको ये बड़ा वो लग रहा था, नई बात लग रही थी। क्यों भाई, अपनी भाषा पे, अपनी वेशभूषा पे क्यों नहीं सहज होना चाहिए। मेरे को पहले पहले, अभी तो नहीं कहते, लेकिन पहले पहले जब था, खासकर मैं संघ का प्रचारक था उस समय था, तो विश्वविद्यालय में 1-2 बार मैं गया तो वो वहाँ का कार्यक्रम तक ना, स्त्री जी आप ये धोती पहन के ना यूनिवर्सिटी में देख लो जरा। अब मैं सह प्रांत जा रहा था, जब कुछ कह तो सकते नहीं थे, लेकिन वो करते ऐसे थे। मैं समझता था उनके दिमाग में क्या रहे। अपनी वेशभूषा के ऊपर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए भाई। अंग्रेजों को अगर अपनी उसके ऊपर है, चाइनीज को है, क्या नाम रशियन को है, बाकी किसी को है, हमारे को अपनी वेशभूषा के प्रति हीन ग्रंथि क्यों आनी चाहिए। अपने खान पान के विषयों के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं स्वदेशी के उसका चिंतन करता हूं क्या, स्वदेशी का कोई साहित्य पढ़ता हूं क्या, ये स्व क्या है, ये स्वाभिमान क्या है, ये स्वावलंबन क्या है, ये स्वबोध क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से मैंने इसमें गहराई में गया हूं क्या, ये पहली बात है। अगर मेरे अंदर स्व का बोध प्रबल नहीं है, मेरे अंदर स्वदेशी के प्रति और मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार से समर्पण नहीं है, इसमें मैं पूरा उतरा हुआ नहीं हूं, तब तक मैं बाहर स्वदेशी का क्या नाम है आग्रह नहीं कर सकता। इसलिए पहली बात है, मेरे व्यक्तिगत चिंतन में, मेरे व्यक्तिगत व्यवहार में, मेरी वेशभूषा में, मेरी बोलचाल में, मेरे संवाद करने के ढंग में, मेरी क्या नाम है चर्चा करने की प्रक्रिया में, मैं जो उदाहरण देता हूँ उसमें ये स्वबोध, स्वभाषा, स्वावलंबन ये झलकता है या नहीं झलकता। तो सबसे पहला काम, करणीय काम ये है, अपने आप को स्व के प्रति स्वबोध में आओ, अपने प्रति अपने आप को स्वदेशी का बना लो। दूसरा पक्ष क्या है, दूसरा है अपने परिवार के अंदर, परिवार में हम लोग स्वदेशी का प्रयोग होता है या नहीं होता है। बड़ी विचित्र बात है, अनेक जगह पर जाना होता, प्रचारक के नाते जाना होता है, तो बाकी जो तो कार्यालय पर ठहरते हैं ना, अनेक बार अपने संघचालय, कार्यवाह या स्वदेशी के कार्यकर्ताओं के यहाँ ठहरना होता है। तो जाने पर ध्यान में आता है, जैसे ही मानो बाथरूम में गए या बाकी गए तो ध्यान में आता है वही कॉलगेट आज भी पड़ी है, अभी वही क्या नाम है लक्स रिल का साबुन अभी भी पड़ा है, डू और डिटोल की क्या नाम है शैम्पू और वो अभी भी रखे हुए हैं। तो चर्चा करने पर क्या होता है, अरे भाई क्या, अरे क्या करें जी बच्चे ले आए थे। अच्छा, बच्चों से पूछा, रहे क्या बात है तुम ध्यान नहीं रखते हो। क्यों नहीं, हमारे को तो पता नहीं, मम्मी पापा ही लाते हैं, हम तो लाए नहीं कभी चीज़ें। दोनों एक दूसरे को रास्ता निकालने की कोशिश करते। क्यों भाई, घर के अंदर स्वदेशी प्रयोग होना चाहिए, इसकी कभी चर्चा की है क्या। उल्टा नहीं करना, अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए। हमारे पानीपत के एक बड़े पुराने कार्यकर्ता थे, बाद में संघ चालक का दायित्व भी रहा। उन्होंने घर में किया तो मेरे को घर में उनके जो पुत्रवधू थी उन्होंने कहा, अरे क्या नाम भाई साहब ज़रा ये है ना बाबूजी, जिनको ज़रा बात करके जाओ, घर में खाम में क्लेश कर देते। किस बात पे, ये सुन, अरे मैं संघ चालक, तुम ध्यान नहीं करते हो, घर में आ गया कॉलगेट, तुम्हारा कौन लाया। ऐसा अव्यवहारिक को पोता पोती नाराज हो बैठे। मैंने कहा ऐसा क्या स्वदेशी घर में प्रयोग करने लगा कि घर में ही मामला गड़बड़ हो गया। तो मैंने बातचीत की, मैं कहा देखिए ऐसे जिद पूर्वक कि घर है, सुन सकूँ मैं, मेरे घर में अगर ये प्रयोग हुआ तो देखना फिर क्या होगा। मैं कहा ये स्वदेशी को लागू करने का स्व तरीका नहीं है, स्वबोध नहीं है ये। आप घर में के परिवार के लोगों से चर्चा करिए कि स्वदेशी क्या है, इसके करने से क्या फ़ायदा है, कैसे हमारा रोज़गार और हमारा पैसा बाहर जाता है इन विदेशी कंपनियों के प्रयोग करने से। ये कॉलगेट कितना प्रॉफिट कमा लेती है, अगर उसकी जगह पर हम अपने भारतीय टूथपेस्ट करें, अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध है। उनके दिमाग में रहता है कि अपने देश की बनी हुई कंपनियां जो है वो शायद उतनी क्वालिटी की नहीं होती हैं। नहीं, वो ज़माना पुराना था जब नहीं होती होंगी।
आज तो ऐसा कुछ नहीं, आज तो बल्कि विदेशी कंपनियों से भी अधिक गुणवत्ता वाली कंपनियां अपने देश की हैं, छोटी बड़ी कंपनियां हैं, कम्पिटिटिव रेट्स पर भी हैं, मतलब वो भी तुलनात्मक रूप से काफ़ी ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसकी सहज रूप से परिवार में चर्चा होनी चाहिए। और हमारे घर स्वदेशी घर है, इसके स्टिकर चिपका के करने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मैं अपने आप में पहला काम हूं, स्वदेशी का प्रेरक उदाहरण बनता हूं, ऐसे मेरा परिवार बनता है क्या। और स्वाभाविक रूप से जैसे ही मेरे परिवार में स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग होने लगेगा तो तीसरे और चौथे घरों में अपने आप होने लगेगा। ये सहज स्वाभाविक होता है। इसमें एक बात आएगी जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और वो प्रश्न पूछा जाएगा 5 मिनट कितना है, हाँ इतना ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये प्रश्न जो पूछा जाएगा वो सहज स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछा जाएगा कि मोबाइल कौन सा आप प्रयोग करते हो, ये टीवी की स्क्रीन का किसकी है, फ्रिज किसका है, ले आओ कार कौन सी है स्वदेशी। उसके लिए सीधी सी बात है, जरा बता दूं आप लोगों को, किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। नो 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 ना, ये जितना भी घर परिवार में चीज़ें प्रयोग होती हैं 80-85% और सामान्य घरों में तो, यानी ऊपर के घरों को कह रहा हूँ 80%, जो लोअर या लोअर मिडिल क्लास है उसका 90% बजट जो है वो ऐसी चीज़ों का है जो कि अपने घर या अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में बनता ही होता है, भारतीय स्वदेशी है ही है। भाई कार आप कब खरीदते हो, 5 साल में एक बार, 7 साल में एक बार। मोबाइल कब खरीदते हो, 3 साल में, 4 साल में एक बार। फ्रिज या एसी कब आता है, 4 साल में, 5 साल। मान लिया इनमें विदेशी कंपनियां हैं, जो होगा या नहीं है या कम क्वालिटी, उस चक्कर में मत पड़िए। लेकिन तेल, साबुन, आपका रोज का, आप महीने का आप बजट बनाओ घर के अंदर, अगर 40,000 रुपये का प्रयोग हुआ है तो 32,000 रुपये इन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्च हुआ होगा ऑन एन एवरेज। इसलिए 80-85-90% चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी गुणवत्ता की, अपने देश की, अपने यहाँ की स्वदेशी हैं, और बाकी के लिए हमने सीधा सिद्धांत दिया हुआ है, इच्छा से देसी। देसी जो है ना अपने प्रदेश में, अपने इलाके में बनता है, जरूरत से स्वदेशी। कार मेरे प्रदेश में नहीं बनती, पूना में बनती है, वो स्वदेशी है। मजबूरी में विदेशी, और मजबूरी धीरे धीरे कम करते जाना, ये हमने स्वदेशी के लागू करने का कहा है। और तीसरा पक्ष है वो है कार्यस्थल पर। पहला व्यक्ति स्तर पर स्वदेशी का पालन, फिर परिवार में, और तीसरा है कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर स्वदेशी का कैसे करना, तो हम वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम स्वदेशी सप्ताह मनाते हैं। कार्यस्थल के, मानो आप बैंक में किसी में काम करते हैं, विद्यालय में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, किसी बाजार मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पर इसकी चर्चा करवाएं, वहाँ पर इसकी गोष्ठी रखें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह चलता है। स्वदेशी विदेशी की सूचियाँ, उसके पोस्टर वहाँ लगवा सकते हैं। महापुरुष जिन स्वदेशी ने, जिन्होंने आंदोलन किया, उसके बारे में वहाँ जागृति ला सकते हैं। स्वभाषा और अपने विषयों के बारे में कर सकते हैं। कंटेंट आजकल बहुत अच्छा स्वदेशी का इस पर आ रहा है, और बना भी सकते हैं। कार्यस्थल के लोगों में इसकी चर्चा करिए, तो हम देखेंगे सहज स्वाभाविक रूप से ये जो हमने इसमें जो अपना स्वदेशी का विषय रखा है, इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच की तरह आर्थिक अभियान नहीं चलाना, वो करना स्वदेशी जागरण मंच का काम है। जो सामान्य समाज को करना है, सामान्य समाज को करना है व्यक्तिगत, पारिवारिक और कार्यस्थल पर स्वदेशी का सहज व्यवहार, सहज प्रयोग करने की प्रक्रियाएं, और सहज रूप से जो दिन मनाए जाते हैं, कार्यक्रम किए जा सकते हैं, सहज गोष्ठी की जा सकती है स्वदेशी को अपने जीवन में अपनाने पर। ऐसा अभी जो हम लोगों ने इसमें विषय रखा है, उस दृष्टि से हम लोग स्वदेशी का क्रियात्मक पक्ष, यानी स्व वैचारिक पक्ष है, उसका क्रियात्मक पक्ष कैसे हम अपने यहाँ पर इसको लागू कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करना अभी के समय में इतना विषय पर्याप्त, आगे का विषय।